आई एम नॉट सेलेक्टेड, कि मैं 1.5 मार्क्स से फेल हुई हूँ, कि क्या मुझे आगे तैयारी करनी चाहिए जब इतना मेहनत करके नहीं हुआ। एसएससी के एग्जाम में स्कैम आज से नहीं 2013 से लगातार चलता आ रहा है। मे बी ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे लगता था कि यार फेल होने के बाद जो मैंने पहली बार कुछ पढ़ना शुरू किया था वो था जीएस। आंखों से आंसू निकल रहे थे, लोगों से बातचीत होने लग गई, दोस्त बनने लग गए, उनसे चिट चैट ये सब होने लग गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सब करते हैं और उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए मैं खुल के बता रही हूँ कि क्या क्या गड़बड़ियां थी। तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में क्या किया और 2024 में जो स्कैम वाला इशू है, 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद आई फेल्ड इन 2019 एसएससी सीजीएल। मैंने सीरियसली प्रिपरेशन 3rd ईयर के मिड से शुरू कर दिया था अपने कॉलेज में ही। उससे पहले भी मैं थोड़ा बहुत जैसे कि वोकैबुलरी याद करना या जीएस में कुछ मिसलेनियस याद करना ये सब करती थी। और ग्रेजुएशन के बाद टोटल 1 साल मैंने कंप्लीटली डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करी थी और मैं बिल्कुल श्योर थी कि मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। और हमारे टाइम पर 4 ईयर्स हुआ करते थे जिसमें कि 4th ईयर जो था वो रिटन एग्जामिनेशन होता था। उसके होने के बाद आपको लगभग अंदाजा लग जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो उस टाइम पे बिल्कुल श्योर थी मैं कि मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बॉर्डर पे या फिर कोई ना कोई पोस्ट एसएससी सीजीएल की मिल जाएगी। एंड आई वाज वेरी हैप्पी। आई स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ कि जॉब लगने के बाद मैं घूम सकती हूँ, अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकती हूँ, पैसे होंगे कुछ भी खरीद सकती हूँ, पेरेंट्स को बहुत सी चीज़ें दे सकती हूँ, अपना घर अच्छे से बनवा सकती हूँ और बहुत सारी चीज़ें। लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत होता है, एक जॉब बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ चेंज कर सकती है। स्पेशली हम जो थोड़े छोटे शहर से आते हैं उनके लिए जॉब इज़ इक्वल टू फ्रीडम। मैं लगभग 3-4 महीने तक सोच रही थी जब तक रिजल्ट नहीं आया था। एंड व्हेन इट केम इट वाज टू heartbreaking. It was very tough for me to accept that I am not selected. जबकि मेरे प्री में अच्छे नंबर आए थे, मेंस में भी काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था फिर हुआ क्या। फिर जब मार्क्स आए देन आई गॉट टू न्यू कि मैं 1.5 मार्क्स से फेल हुई हूँ और इसमें मेरा जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उसमें मार्क्स कम मिल गए थे। जबकि कभी भी मेरे डिस्क्रिप्टिव मार्क्स में कम मार्क्स नहीं आए थे क्योंकि उससे पहले मैं CHSL भी दे रही थी, तो 65 एंड अबव 71-72 तक भी मार्क्स मेरे रहे थे। बट दे गेव मी 45 मार्क्स। जबकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं लिखती अच्छा हूँ, मैं यूट्यूबर अच्छा हूँ तो स्क्रिप्ट लिखती हूँ, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। बट आई डोंट नो कि ऐसा क्या उनको बुरा लगा कि उन्होंने मेरे मार्क्स कम दिए। और उससे भी ज़्यादा बुरा ये लगा था कि मेरे साथ एक दोस्त था, उसके सब में कम मार्क्स थे बट डिस्क्रिप्टिव में मुझसे ज़्यादा आ गए 65, जबकि मैं उससे अच्छा लिखती थी। और उससे भी ज़्यादा बुरा तब लगा जब ये पता लगा कि उसका सिलेक्शन उसकी कैटेगरी की वजह से हो गया है। ये मैं अभी बहुत ही मज़े में बोल दे रही हूँ, बट उस टाइम आई वॉज ब्रोकन। मल्टीपल क्वेश्चंस इन माई माइंड कि क्या मुझे आगे तैयारी करनी चाहिए जब इतना मेहनत करके नहीं हुआ तो क्या होगा। एक ऐसी फैमिली से आती थी जहाँ पर वैसे भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए नहीं किया जाता था बिकॉज इट टेक्स टू मच टाइम। आई वॉज क्राइंग। मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल कर रहे थे बट आई वॉज नॉट रिसीविंग, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनी वन। आई वॉज कम्प्लीटली इन अ डिफरेंट वर्ल्ड कि हुआ क्या मेरे साथ। अगर ऐसा होता कि मुझे लगता कि यार मेरा नहीं ही होगा, फिर भी एक बात होती है, आई वॉज श्योर कि मेरा हो जाएगा, बट फिर भी नहीं हुआ था। और सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज़ जो मुझे उस टाइम लग रही थी कि एग्ज़ाम वॉज नॉट फेयर। एसएससी के एग्ज़ाम में स्कैम आज से नहीं 2013 से लगातार चलता आ रहा है। तो उस टाइम भी ऐसा हुआ था कि 2 शिफ्ट्स के क्वेश्चन वॉज रेलेवेंट एंड 1 शिफ्ट का क्वेश्चन वॉज वेरी ईजी और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी आ गई थी। 2019 वॉज नॉट एन एग्ज़ाम, दैट वॉज अ जोक लाइक। तो ऐसा कुछ हो गया था और मैं सोच रही थी कि हो सकता है बार बार ये स्कैम हो, मैं क्यों प्रिपरेशन करूं, इतनी मेहनत करके अगर स्कैम ही हो रहा है तो क्यों लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं। सो 2-3 दिन तक तो ऐसा ही रहा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। बट बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की बहुत कृपा रही कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, इतना ज़्यादा वो जो करेज था मेरे अंदर, वो जो इतना ज़्यादा मेरे अंदर उलट पुलट चल रहा था, वो मैंने कलेक्ट किया और इतना ज़्यादा करेज, कह सकते कि आग मेरे अंदर आ गई। देन आई डिसाइडेड कि नहीं भाई, एक और मौका देना चाहिए। बहुतों का नहीं होता है, एक बार में नहीं होता है। और मुझे इसलिए भी ज़्यादा लग रहा था बिकॉज आई वॉज वेरी ब्राइट स्टूडेंट सिंस माई चाइल्डहुड। तो इसलिए भी मुझे लग रहा था कि भाई मेरा कैसे नहीं हुआ। और मे बी ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे लगता था कि यार मैं बहुत तेज हूँ तो मेरा तो हो ही जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट दैट टाइम मैंने सोचा कि ऐसे अंधेरे में तीर मारने से नहीं चलेगा, मुझे एक्चुअली समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम। मैंने क्या गलतियाँ करी,
क्या मुझे करना चाहिए। और मुझे याद है कि फेल होने के बाद जो मैंने पहली बार कुछ पढ़ना शुरू किया था वो था जीएस। मैं अपने घर के ऊपर वाले रूम में थी, कोई आता जाता नहीं था इतना। मैंने जीएस की बुक उठाई थी एंड आई वाज क्राइंग, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन एक आग है, मुझे वो सीन अभी तक माइंड में याद है। एक आग था और मैं बस उसको पढ़ रही थी। मैं ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे पता था जीएस ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैंने नहीं पढ़ा था कभी भी। अगर जीएस में थोड़ा मेहनत कर लेती तो शायद मेरे थोड़े नंबर प्री में ज़्यादा आ जाते, तो मुझे डिस्क्रिप्टिव के भरोसे नहीं रहना पड़ता, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव उस टाइम ना बिल्कुल लक का गेम था। तो मैंने जीएस पढ़ना सबसे पहले शुरू किया था। उसके बाद मैंने खुद को समझाया कि यार एग्जाम तो देना ही है और इस बार मुझे करना ही है, तो क्यों ना मैं ढंग से ही कर लूँ, रोते रोते ना करूँ, ढंग से ही कर लूँ। एनालाइज किया कि कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई। तो मैं आप लोगों को अपना पूरा एनालिसिस उस टाइम का जो था वो यहाँ पर बताऊंगी और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो सबसे पहली गलती जो मैंने अपने अंदर एनालाइज करी वो ये कि मैंने भले ही पूरे साल भर तैयारी करी थी 2019 के लिए, बट दैट वाज नॉट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। मतलब ऐसा कोई स्ट्रैटेजी, ऐसा कोई शेड्यूल नहीं बनाया था। कभी जीएस पढ़ रही हूँ, कभी मैथ्स पढ़ रही हूँ, कभी कोई चैप्टर, कभी कोई चैप्टर, इस तरह से हौच पौच करके प्रिपरेशन करी थी, जिससे कि ना मेरा कॉन्फिडेंस लैक था पढ़ने के बावजूद भी। बट इस बार मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई, मैथ्स में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है और कब कब पढ़ना है। एक मंथ की मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक दिन में मुझे कितने घंटे पढ़ना है और उसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। एक स्ट्रिक्टली मैं नोट बनाती थी, सुबह उठ करके ही मैं लिख लेती थी कि आज मुझे क्या क्या चीजें करनी है। अगर मुझे कोई फन एक्टिविटी भी करनी होती थी, वीडियोस कुछ ऐसे भी देखने होते थे जिससे कि मैं थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊं, तो मुझे सोना भी होता था, तो आई यूज्ड टू इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज इन माई टू डू लिस्ट। सेकेंड मिस्टेक जो आई थिंक बहुत ही सिली मिस्टेक थी मेरी, पहले मैंने नोट्स को बनाना कभी तवज्जो ही नहीं दिया। मुझे लगा कि यार पढ़ तो रही हूँ, ऑप्शन देख के याद तो आ जाएगा, नोट्स कौन बनाएगा भाई। नोट्स बनाना तो मतलब लगता था कि इतनी मेहनत कौन करे। अगर मेरे जैसा तेज जिसके इतने नंबर आए हैं 100 में 100 इन मैथ्स, मतलब 100 में से 90 अबव ही मार्क्स मेरे रहते थे हर सब्जेक्ट में, तो मुझे लगता था कि दैट वाज ओवर कॉन्फिडेंस कि मुझे नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, कि मेरे तो रिसोर्सेज तक लिमिटेड नहीं थे। मैं एक लाइब्रेरी में पढ़ती थी तो वहाँ पर मैक्सिमम सारे बुक्स अवेलेबल थे एसएससी के लिए, तो मुझे लगता था यार जब बुक्स हैं ही वहाँ पर तो वहीं से लेकर के पढ़ लेती हूँ, फिर कल जाऊँगी फिर पढ़ लूँगी। एंड दिस वॉज आई थिंक माई बिगेस्ट मिस्टेक। मैंने पूरी साल की तैयारी ही ऐसे करा है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती थी, कभी मान लो वो बुक कोई और बना रहा होता, जिस पर्टिकुलर बुक से मैं प्रैक्टिस कर रही होती थी, तो मैं दूसरी बुक ले लेती थी और वही चैप्टर करने लग जाती थी। मैं ये नहीं देखती थी कि यार अब जहाँ से ख़त्म किया वहीं से शुरू करना चाहिए, एक बुक में ही रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है, बना तो आप लोगे एक चैप्टर, बट रिवाइज कहाँ से करोगे, कैसे करोगे। सो आई थिंक ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। बट बाद में मेरे एक फ्रेंड जिसके साथ मैं बाद में तैयारी करने लगी, ही सजेस्टेड मी कि भाई अगर पैसे नहीं है ना तो खाना थोड़ा कम खाओ लेकिन बुक खरीद लो। एंड इतना हर्टफुल उसने बात बोली थी कि मैंने सारे बुक्स पहले इकट्ठा करे। तो पहले मैंने बहुत बढ़िया से रिसर्च किया जब मैंने दूसरी बार प्रिपरेशन शुरू की कि कौन से सब्जेक्ट के लिए मेरे को कौन सी पर्टिकुलर बुक चाहिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि कभी भी बिना रिसर्च के बुक्स मत ले लेना, इधर से किसी ने बोल दिया उधर से किसी ने बोल दिया, इस्टेब्लिश्ड बुक ही लेना। 5-6 ही कुछ इस्टेब्लिश्ड बुक्स हैं हमारे एसएससी के मार्केट में, आप उसमें से ले सकते हो। और जीएस जो मेरी वीक थी भाई वो बहुत ज़्यादा मेरी स्ट्रॉन्ग हो गई बाद में किरण के इस जीएस वाली बुक की वजह से, क्योंकि जीएस इतना वास्ट था ना, मुझे समझ नहीं आता था मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बट इस वाली बुक में टाइप वाइज क्वेश्चन हैं प्लस इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। और अब तो ये एआई इनेबल्ड है, तो अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, ऑप्शन, सब कुछ ये आपको अपने आप ही बना करके दे देगा। तो हमारे टाइम तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बट ये आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है। सो बुक्स प्लान करने के बाद मैं रिस्ट्रिक्टेड रही कि मुझे इन्हीं बुक से तैयारी करना है, और ये ही बहुत बड़ा गेम चेंजर था। उसमें टिक लगा पाती थी, उसको रिवाइज कर पाती थी। और उसके बाद मैंने प्रॉपर नोट्स बनाने शुरू किए हर सब्जेक्ट के। मैं आपको हमेशा ही बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से बताती हूँ कि नोट्स बनाना कितना जरूरी है, क्योंकि पढ़ तो आप लोगे लेकिन एग्जाम के टाइम पर रिवाइज पूरा बुक नहीं कर सकते, पूरी वीडियोस नहीं कर सकते। आपके पास एक ऐसा नोट्स होना चाहिए जिसमें सारी चीजें कंप्रेस्ड वे में लिखी हो, देखो और रिवाइज करो, एग्जाम में जाके फाड़ दो। भले ये थोड़ा मेहनत का काम है बट करना होता ही होता है। और नोट्स ही बहुत ही कॉम्पैक्ट बनाया जाता है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ लिख दे रहे हैं। मैंने अपनी नोट्स की वीडियोस भी शेयर करी हुई है, तो आप जाकर के वहां से भी देख सकते हो। तो ये भी बहुत बड़ा गेम चेंजर था। मैं हमेशा ही मॉक के पहले नोट्स ही रिवाइज कर लेती थी चैप्टर
यूनिट्स के, एंड फिर मेरा मॉक भी अच्छा होने लग गया था। सो ये सब आपको देखना पड़ेगा। सो आई इंक्लूडेड दीज चेंजेस इन माई प्रिपरेशन। नेक्स्ट गलती जो मैं करती थी ना, कि मैं ऐसा सोचती थी कि यार ना ग्रुप बाजी में जो है वहाँ से मैं पढ़ूंगी तो मेरे को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ग्रुप्स में देखती थी कि जैसे मैं क्वेश्चन डालती थी या कोई और क्वेश्चन डालता था तो तुरंत में उसका सोल्यूशन जो 3 साल से जो तैयारी कर रहे थे वो देते थे। तो मुझे लगता था कि यार इनको ना ज़्यादा आता है और यहीं से हम पढ़ते हैं, चलो ये लोग शायद इंपॉर्टेंट ज़्यादा बता रहे हैं। और ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था मेरा, क्योंकि वहाँ से फिर भाई लोगों से बातचीत होने लग गई, दोस्त बनने लग गए, उनसे चिट चैट ये सब होने लग गया। सो दैट वाज आल्सो बिग डिस्ट्रैक्शन। तो उसको मैंने कंप्लीटली चेंज किया अपने 2020 वाली प्रिपरेशन में। ग्रुप बाजी कंप्लीटली छोड़ दी, जो बुक्स हैं उस पर ही रेस्ट्रिक्टेड रही। ग्रुप्स 1 से 2 जहाँ पे मुझे लगता था कि एक्चुअली लोग आपके हेल्प के लिए हैं, जैसे कि द पंडित्स ग्रुप हो गया, और 1-2 ग्रुप्स हैं जो बढ़िया थे उस टाइम पर। अब तो मुझे पता नहीं वो एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, बट बहुत अच्छे ग्रुप्स थे जिसमें क्विजेस होते थे, जीएस पे ध्यान ज़्यादा देने लग गई थी। वही मेरा सबसे गोल था। और ये जो मैं सोचती थी ना कि एक्सपीरियंस्ड लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो आप समझ लो ये मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया था जिसके साथ मैं तैयारी करती थी। और अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम के प्रिपरेशन वाले होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनका माइंड ज़्यादा शार्प और ज़्यादा फ्रेश होता है, वो चीज़ों को ग्रैब और याद ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं, रेदर देन जो 2-3 साल प्रिपरेशन कर चुके होते हैं। तो उनको देख करके कभी आप खुद को कंपेयर मत करो, डीमोटिवेटेड मत हो। यू आर इक्वली शार्प एंड इंटेलिजेंट। फोर्थ एंड दी मोस्ट बड़ी गलती जो मैं कर रही थी, दैट वाज अप्रोच। 2019 की प्रिपरेशन से पहले कोई रिसर्च नहीं किया था कि कौन अच्छे टीचर है, कौन उतना अच्छा नहीं पढ़ाते। तो मुझे जो भी चैप्टर का जिस भी टीचर के वीडियोस मिल जाते थे, मैं ज़्यादा वीडियो से प्रिपरेशन करती भी नहीं थी, बुक से ही कर लिया। कभी कोई टेलीग्राम में कहीं से कुछ देख लिया तो वहाँ से कर लिया। मैंने बताया एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी, तो वैसे ही करके मैंने बहुत ही गंदे तरीके वाले अप्रोचेस मैथ्स के लिए स्पेशली सीख के रखे थे, जिसमें कि 1-2 मिनट लग जाते थे मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और मुझे लगता था कि शायद दिस इज़ द बेस्ट, और मुझे लगता था कि शायद इसी तरीके से सब सॉल्व करते हैं। सो दैट वाज बहुत बड़ी गलती मेरी, और इसी वजह से मेरा टाइम चला जाता था और मार्क्स नहीं आते थे मेरे मॉक में। आप देख सकते हो कि मैं CISI के क्वेश्चन को पहले ऐसे सॉल्व किया करती थी। मतलब मैं अभी सोचती तो मुझे हंसी आती है कि यार मैं क्या करती थी। मैं उस टाइम ये नहीं सोचती थी कि लेटेस्ट कौन सा है, मैं टाइम कैसे बचाऊँ, ये सब नहीं सोचती थी। तो इस चीज़ को बाद में जब मैंने 2020 के लिए प्रिपरेशन करा तो मेरा बहुत ज़्यादा फोकस था अप्रोच के ऊपर। मुझे था कि एक बार एग्जाम देकर मुझे समझ में आ गया था कि मैं ना क्वेश्चन में अटकती बहुत हूँ। जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, अब इतना टाइम लग जा रहा है कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी पार हो जा रहा है, या फिर मैं एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार बनाती हूँ, क्योंकि लॉन्ग वे आप ट्राई करोगे तो आपको टाइम भी लगेगा और आप अटकोगे बीच में, क्योंकि कैलकुलेशन और सब कुछ ज़्यादा होगा उसमें। तो ये मैंने 2019 के फेलियर से सीख लिया था, इसीलिए मेरे को अप्रोच पे बहुत ज़्यादा था। मैंने बेस्ट टीचर्स उठाए मार्केट के, उनसे पढ़ना शुरू किया, और एक चैप्टर को जिस टीचर से पढ़ रही हूँ उसी से पढ़ रही हूँ, ताकि क्लैरिटी मेरे दिमाग में आए, मेरे कंफ्यूज ना हो जाऊँ। फिर ग्रुप्स जो थे, मैंने बताया 1-2 ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए थे, तो वहाँ पे बेस्ट लोग थे, मतलब बहुत इंटेलिजेंट लोग थे। वो लोग जो सोल्यूशन देते थे तो मुझे पता था कि यार ये वाला ना इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा अप्लाई होगा, तो मैं नोट्स में लिख लेती थी और फिर उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करती थी। तो सेकेंड बार में ना मेरा बहुत ज़्यादा ये था कि शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट और बहुत वाइड रेंज के क्वेश्चन में लगे, ऐसा मुझे कुछ पता लग जाए बस। तो वो सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट करके नोट्स बनाए और फिर क्वेश्चन में अप्लाई करना शुरू किया। मॉक जब देती थी तो अप्लाई करना शुरू किया, उससे मेरे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में चेंज आ गया। बड़ा गेम चेंजर तो यही था, अप्रोच वाला बात। नेक्स्ट गलती जो मैं करती थी कि पहले जब मैं मॉक देने बैठती थी या जब मैं बुक भी सॉल्व करने के लिए बैठती थी तो मैं कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाती थी। मुझे लगता था कि यार क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, कैलकुलेशन तो मैं कर ही लूँगी एग्जाम में। मतलब बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। मुझे लगता था कि बस आने से मतलब होना चाहिए, आ गया तो बन जाएगा। जिसकी वजह से जब मैंने रियल में 2019 का पेपर दिया तब मुझे पता लगा कि कैलकुलेशन क्या चीज़ होती है। बार बार मैं कैलकुलेशन में अटक रही थी और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं थोड़ा ऑप्शनल एलिमिनेशन या फिर अप्रॉक्सीमेशन, इन चीज़ों को भी यूज़ करके, या डिजिटल सम, इन सब को यूज़ करके भी सॉल्यूशन करूँ। मुझे लगता था यार पूरा बना लूँगी, क्या है। सो ऐसा लगता था, क्योंकि उससे पहले कभी एग्जाम नहीं दिया था मेंस का। एक बार मुझे धक्का लग गया, उसके बाद से मैंने कैलकुलेशन पे बहुत स्ट्रिक्टली वर्क करना शुरू किया। ये वाली वीडियो भी मैंने बनाई है कि मैंने कौन कौन से ट्रिक्स अप्लाई किए थे। बहुत ही बेसिक ट्रिक्स है, आपको पता भी होंगे, नहीं पता तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। मेरे साथ जो दोस्त था वो, उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी, तो मैं उसको ऑब्जर्व करती थी कि वो कैसे सोच रहा है, कैसे कैलकुलेशन कर रहा है। तो वहाँ से सीखते सीखते फिर मैंने उन चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू किया। उसके बाद था कि भाई कितना भी लेट
मिनट लगे, लेकिन मेरे को कैलकुलेशन पूरा करना है, या फिर ऑप्शनल एलिमिनेशन या अप्रोक्सीमेशन या इस तरह की जो चीजें हैं वो मुझे बुक सॉल्व करते हुए भी करनी है। सो इससे मेरा ये सब मेंटल कैलकुलेशन बहुत स्पीड हुआ। और जब मैं 2020 वाला मैंने एग्जाम दिया तो मुझे कैलकुलेशन के लिए तो कुछ लगा ही नहीं प्रॉब्लम, मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्पीड हो गई थी। नेक्स्ट गलती जो मैं करती थी कि पहले ना मैं जो इजी क्वेश्चंस होते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, आप लोग देखोगे जो क्वेश्चंस होते हैं हमें लगता है कि यार ये तो हमें पता ही है, ये तो हम बना ही लेंगे तुरंत में। लेकिन अगर आपकी बहुत धाकड़दार प्रैक्टिस नहीं है ना इन क्वेश्चंस में, तो इनमें भी जाकर के आप एग्जाम में अटकोगे। मेंस में 60 to 70 क्वेश्चंस एक घंटे में 1 से लेकर के 100 क्वेश्चंस तक आ जाना है, और मेरे अराउंड 60 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। तो उसमें मैंने इजी क्वेश्चंस को ही पहले किया है स्पीड में। तो कभी भी ऐसा नहीं करिएगा कि ये तो इजी है तो मुझसे बन ही जाएगा, इसको कौन बार बार प्रैक्टिस करने जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है भैया तो बार बार करो उसको। तब वो आप जो 10 सेकंड में आप उसको करके करोगे, हो सकता है 2-3 सेकंड में आप तुरंत उड़ा दो उसको, तो काफ़ी टाइम आपका बचता है इन चीज़ों से। नेक्स्ट चीज़, मैं शुरुआती हुई है बोलने से कि मैं ना कभी मॉक ही नहीं दिया करती थी 2019 के प्रिपरेशन में। मुझे लगता था कि यार आता है कर ही लेंगे, क्या दिक्कत, मॉक क्यों देना है। और मुझे लगता है अभी भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको लगता है मॉक देना इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हम बुक से बना ले रहे हैं तो बस बना लेंगे। नहीं भैया, बुक से बनाना और बेसिक्स जानना और एग्जाम में परफॉर्म करने में बहुत अंतर होता है। और एग्जाम के टाइम ना आपकी फटी पड़ी रहती है, इतने सारे लोग आपके आसपास होते हैं। अगर आपने बहुत सारे मॉक्स नहीं दिए, थोड़े बहुत भी नहीं, बहुत सारे, तब तक आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सब करते हैं और उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए मैं खुल के बता रही हूँ कि क्या क्या गड़बड़ियाँ थी, इसमें से अभी आप भी कुछ कर रहे हो तो ठीक कर लेना। तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में क्या किया कि फॉर्चुनेटली बोलूँ या अनफॉर्चुनेटली बोलूँ, कोविड आ गया था उस टाइम पे, तो आई हैड इनफ ऑफ टाइम। तो उस टाइम मुझे इतना टाइम मिल गया कि मैंने प्री के ही लगभग 100 और मेंस के तो 200 से भी ज्यादा क्वेश्चंस दिए हैं। और मैं बहुत ध्यान रखती थी कि भाई मेरा रैंक क्या आ रहा है, परसेंटाइल क्या आ रहा है। लाइव मॉक्स तो मैं सारे देती थी और उसके एनालिसिस भी बहुत बढ़िया तरीके से करती थी। अगर आपको मॉक और मॉक एनालिसिस का तरीका मेरा देखना है तो आप ये वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हो। तो मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी से मॉक किया, एनालिसिस करी, और धीरे धीरे करके जो मेरा नंबर बढ़ना शुरू हुआ या परसेंटाइल बढ़नी शुरू हुई, तब मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई अब मैं सही जा रही हूँ। नेक्स्ट जो था, मैं इसको गलती नहीं बोलूँगी, ये था डर। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप की वो थी, लड़की थी नहीं, मतलब एग्जाम में जाके बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन था। देखिए, अगर आपकी तैयारी सही नहीं है तो आप फेक कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं ला सकते। कॉन्फिडेंस बंदा वही होता है जिसको एक्चुअली पता हो कि हाँ मेरी तैयारी बढ़िया है। तो पहले क्योंकि मेरे मार्क्स भी कम आते थे और मुझे पता था मैं कैलकुलेटर लेकर के बैठती हूँ, मुझे पता था कि मैंने मतलब शायद उतनी अच्छे से तैयारी नहीं करी, नोट्स वोट्स भी नहीं बनाए थे और लास्ट में मैं रिवाइज भी नहीं कर पाई थी कंपाइल्ड वे में सब कुछ। तो इसीलिए भी मेरा थोड़ा सा डमाडोल था कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और जब मैं बैठी यार तो मतलब ब्लैंक, ना तो मॉक की स्ट्रैटेजी थी, तो एग्जाम में जाकर कैसा लग रहा था कि करूँ क्या। मुझे ना रियली मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं बैठी और उठ गई, इतनी जल्दी वो टाइम पार हुआ, पता ही नहीं लगता है 1 घंटा तो, अगर आपने ढंग से स्ट्रैटेजी नहीं बनाई हुई है। लेकिन सेकंड टाइम पर भाई मेरी मॉक की स्ट्रैटेजी बढ़िया थी, मुझे पता था कि मेरी परसेंटाइल बहुत बढ़िया आ रही है, मुझे पता था मैं लाइव मॉक्स में भी अच्छा परफॉर्म करती हूँ, तो ले दे करके आई वाज श्योर इस बार तो होना ही है। ये सारी गलतियां अगर आप भी कर रहे हो तो इसको ध्यान दो। हो सकता है इसके अलावा भी आप कुछ गलतियां कर रहे हो, तो जो भी मैं आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से बताती रहती हूँ स्ट्रैटेजी और ये सब कुछ, अगर आप कहीं लैक कर रहे हो तो उसको अभी ही ठीक करो ताकि आपको सेकंड टर्म की ज़रूरत ना पड़े। और 2024 में जो स्कैम वाला इशू है, देखिए कट ऑफ ऊपर जा रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, इसके लिए आपको कुछ करना भी है। और हमेशा जब भी आपको ट्विटर कैंपिंग्स करने हो, ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना हो तो ज़रूर करिए। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ये गवर्नमेंट के साथ आपकी लड़ाई है तो ये इजी नहीं है। इसीलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दूसरों से बेटर करना होगा। ये नहीं कि भाई बहुत स्कैम हो रहा है, बहुत कट ऑफ्स हाई जा रहे हैं, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, या फिर मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, या मे बी अगले साल स्कैम ना हो इसलिए मैं ठीक से तैयारी करता हूँ। ये सब अपने दिमाग में मत रखिए। आपको ये देखना है कि अगर 2024 में 350 कट ऑफ गया है तो आपके मॉक में 360 आने चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको रियलिटी में जीना पड़ेगा। ड्रीम बना कर कि शायद ऐसा हो जाए, शायद वैसा हो जाए, ये सब आप करोगे तो आप फंसे रह जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भले आपके माइंड में कुछ भी आप ड्रीम बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अगर आप मेहनत करोगे और आप सिलेक्शन लोगे तो ही लोग समझेंगे कि आपने मेहनत करी है, अदरवाइज वो मेहनत कोई नहीं देखता जो सिलेक्शन नहीं देता। ठीक है, सो हर टाइम स्कैम मत सोचो, अपनी प्रिपरेशन को इक्वली इंपॉर्टेंस दो और करते रहो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2025। आप इस बार एक सीट पक्की जरूर करोगे, आशा करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल वीडियोस के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।